प्रीवियस लेक्चर में कार्नोट प्रिंसिपल, कार्नोट थ्योरम देखा, उसकी कोरोलरीज देखी, उसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल देखा हमने, ओके। और हमने यहाँ तक देखा, उसके बाद एंट्रोपी का इंट्रोडक्शन थोड़ा देखा, ओके। इसमें हमने डिस्कस किया कि भाई सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट या फिर आपका क्लॉसियस स्टेटमेंट, उसमें ऐसा बताया गया है कि देयर इज सम हीट लॉस मस्ट बी देयर फॉर केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो वो एक इनइक्वालिटी क्रिएट करता है और उसकी वजह से एक एंट्रोपी, एक काइंड ऑफ काओस और अनसर्टेनिटी जनरेट होती है। तो वो जो अनसर्टेनिटी उसमें जनरेट हो रही है उसको बोलते हैं एंट्रोपी, ओके। और उसके ऊपर से क्लोसियस इनइक्वालिटी आया आपका, ओके फाइन। तो क्लोसियस इनइक्वालिटी इंडिकेट्स क्या करता था कि भाई आपका सिस्टम रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है, वो आप जान सकते हो क्लोसियस इनइक्वालिटी से, ओके। व्हिच लीड्स अस टुवर्ड्स द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी के बारे में देखा कि भाई वो स्टेट प्रॉपर्टी है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, ओके। मैं स्टेट प्रॉपर्टी समझा रहा था, तो स्टेट प्रॉपर्टी क्या था कि आपका पीवी डायग्राम है सपोज, ये प्रॉपर्टीज के बारे में मैंने समझाया था। और स्टेट क्या होता है, स्टेट मीन्स पॉइंट, ओके, पर्टिकुलर पॉइंट। तो सपोज ये एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 1, और ये दूसरा पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2, और आपका प्रोसेस जो हो रहा है यहाँ से यहाँ हो रहा है, ओके। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट नंबर 1 पे, मतलब कि स्टेट 1 जहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम मीन्स बैलेंस, समर्थ। इक्विलिब्रियम को हम बैलेंस बोलते हैं कि भाई अभी उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता, ओके, उसको बैलेंस बोलते हैं। सपोज एक रूम है, वो रूम के अंदर उसका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 बार, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है और उसका वॉल्यूम जो है वो 2 मीटर क्यूब है, ये फिक्स चीज है सपोज, है ना। तो उसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, ये बाद में चेंज नहीं होती है। लेकिन ऐसा रियल में और एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है, ओके। क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपका मतलब थोड़ा थोड़ा चेंजेस तो पर्टिकुलर जगह पे होता ही रहेगा, ओके। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये एक ऐसा स्टेट है जहां पे आप उसका प्रेशर जान सकते हो, भाई ये पॉइंट पे प्रेशर इतना रहेगा, ओके, और उसका वॉल्यूम जान सकते हो। तो एक पर्टिकुलर स्टेट जहां से आप उसका प्रेशर वॉल्यूम जान सकते हो, प्रॉपर्टीज, प्रेशर वॉल्यूम इन द सेंस आप उसकी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज जान सकते, ठीक। तो उसको स्टेट बोलते हैं, ठीक, फाइन। आई होप समझ में आया हो। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि एंट्रोपी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और एंट्रोपी पर यूनिट मास के जिसको स्पेसिफिक एंट्रोपी बोलते हैं, वो कैसी प्रॉपर्टी है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ओके। और उसकी डेफिनेशन देखिए, विच इज मॉलिक्यूलर डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम, जो उसको मेजर करता है उसको बोलते हैं एंट्रोपी, फाइन। आई होप समझ को स्टेट प्रॉपर्टी समझ में आ गया हो। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अभी पूरा मैथमेटिकल जाएगा, समझे। और बहुत ज्यादा बचा नहीं है, लास्ट लास्ट कंसेप्ट है ये आपका एंट्रोपी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ सिस्टम अंडरगोइंग अ रिवर्सिबल प्रोसेस बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2, ओके। तो वो डायग्राम जो हमने देखा उस हिसाब से 1 एंड 2 स्टेट है, तो उसके अंदर एंट्रोपी का चेंज क्या आएगा। अभी हम क्या फाइंड कर रहे हैं, एंट्रोपी चेंज फाइंड कर रहे हैं, ओके। अगर मुझे एंट्रोपी चेंज पता चलेगा तो कितना डिसऑर्डरनेस हुआ है वो मुझे पता चल जाएगा, इजंट इट। तो उसको अभी हम मैथमेटिकली लाएंगे। तो एंट्रोपी चेंज मींस यहाँ पे S2 माइनस S1 लिख सकते हैं, ओके, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। फाइनल माइनस इनिशियल होता है जनरली। सो इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dqr by t जूल पर केल्विन, ठीक। तो उसका जो फॉर्मूला है वो क्लोजेस्ट इनइक्वालिटी से कुछ ऐसा आता है, और ये जो 1 to 2 लिखा है वो साइक्लिक इंटीग्रेशन के लिए है। किसके लिए है, इंटीग्रेशन के लिए। क्योंकि आप क्या करोगे, देखो ये इंटीग्रेशन क्यों किया गया है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्टेट 1 है आपका, यहाँ पे स्टेट 2 है, ओके। अभी आप एंट्रोपी का चेंज फाइंड करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 1 और 2 के बीच का ही होगा, उसके बीच में बहुत छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, देखो बहुत ही ऐसे छोटे छोटे पॉइंट आएंगे, ओके। जिस वो सब स्टेट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन होगा, और वो सब जगह पे आपको कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी अलग अलग मिलेगी, isn't it? तो ये सब जगह पे आप
वो स्टेट का एंट्रोपी फाइंड करोगे तो उसके बाद आपको S2 माइनस S1 मिलेगा. ओके, सो दैट इज व्हाई हियर इंटीग्रेशन हैज बीन इन्वॉल्वड फ्रॉम 1 to 2, मतलब कि यहाँ से 1 पॉइंट से लेके 2 पॉइंट. फाइन. तो ये इसको बोलते हैं चेंज इन एंट्रोपी. तो ये चेंज इन एंट्रोपी को हम, एक मिनट, हाँ अभी आपको मे बी पीपीटी दिख रही होगी, तो उसको हम इंटीग्रेशन ऑफ डीएस भी लिख सकते हैं क्योंकि वो स्टेट प्रॉपर्टी है आपकी, है ना. तो 1 - 2 जो आएगा वही होगा आपका. यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन एक और चीज की वजह से किया, आपको पता हो तो हीट जो है वो आपका पाथ फंक्शन है. हमने डिस्कस किया था फर्स्ट चैप्टर में कि भाई हीट आपका पाथ फंक्शन है. दैट इज वाई हर एक जगह पे हमको जो मिलेगा उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हम डीएस का इंटीग्रेशन करते हैं तो हमने सिर्फ और सिर्फ लिया S2 माइनस S1. ऐसा तो नहीं किया कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस करके सब जो पॉइंट आ रहे थे वो सबका लिया. सिर्फ हमने 1 और 2 का लिया. क्यों? क्योंकि एंट्रोपी जो है वो स्टेट प्रॉपर्टी है, उसकी वजह से. ओके, तो ये जो 1 है वो आपका इनिशियल पॉइंट है या फिर इनिशियल स्टेट बोल सकते हैं इसको, और 2 जो है वो आपका फाइनल पॉइंट है. ओके, और डी क्यू क्या है इसमें? डी क्यू क्या है? चेंज इन हीट, चेंज इन हीट ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस. ओके, या फिर हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस. टी क्या है? आप जो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर रहे हो वो टेम्परेचर को आप बोलोगे टी. ओके, क्या बोलोगे? टी. चलो, तो एंट्रोपी के बारे में जब भी आपको डेफिनेशन या कुछ भी बेसिक पूछे व्हाट इज एंट्रोपी, तो आपको वो पीछे वाला तो लिखना ही है, लेकिन ये भी कंपलसरी सब लिखना है. ओके, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लिखना है आपको. ओके, ये दोनों इक्वेशन उसमें आने चाहिए. फाइन. और ये नोटेशन तो खास आना चाहिए, इसका आधा या 1 मार्क कटता है अगर आप नहीं लिखते. चलो, तो उसके ऊपर से हम आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल स्टेप के थ्रू, जिसमें अभी देखो फोकस यहाँ पे करना है हमको. ओके, तो ये टी में इधर ले जा सकता हूँ, है ना. मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा. सो यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ टी डी एस इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे क्या रह गया? टी तो चला गया तो सिर्फ डी क्यू रह गया. okay, सिर्फ और सिर्फ डी क्यू रह गया. ओके, आर लिखा है फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस. किसके लिए? रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आर लिखा है. अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो आई आर लिख सकते हैं. फाइन. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी इज इक्वल टू डी डब्ल्यू आर. देखो, इसका तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया, मतलब हमने ऐसे कुछ चेंज करके इतना ला दिया. तो इसका मीनिंग क्या है पता है? मैं आपको, हमने कार्नोट साइकिल पढ़ी जिसके अंदर हमने थर्मल एफिशिएंसी प्रूव की, जिसके अंदर हमने उसकी जो हीट थी, आपको याद हो तो, हीट सप्लाई और हीट रिजेक्टेड, ये दोनों चीजें हमने फाइंड की. वो कहाँ से की? टीएच डायग्राम से फाइंड की. तो ऐसा क्यों हुआ? वो इसकी वजह से हुआ, because area under the TH diagram, area under the TH diagram give us the value of heat. okay, मतलब कि TH डायग्राम के अंदर का जो एरिया है वो हमको हीट देता है. क्या देता है? हीट की वैल्यू देता है. तो उसी तरह जो पीवी डायग्राम मिलेगा आपको, उसके अंदर का जो एरिया होता है वो आपको W की वैल्यू देता है. ओके, आपको फिगर के साथ बताता हूँ. यहाँ पे देखो, ये पी वी डायग्राम है आपका. ओके, और ये प्रोसेस 1 to 2 है सपोज. तो ये उसका स्टेट 1, ये उसका स्टेट 2, और इस डायरेक्शन में प्रोसेस हो रहा है. तो इसके नीचे का जो ये पूरा एरिया दिखाया गया है ब्लू लाइन का, उसमें क्या दिखाया गया है? वर्क इज इक्वल टू एरिया. दैट मीन्स पीवी डायग्राम है अगर आपका, तो आपका जो एरिया है वो वर्क हो जाएगा. इजंट इट? वो मैंने स्टेटमेंट में लिख दिया. और एरिया अंडर टीएच डायग्राम गिव अस द वैल्यू ऑफ हीट ट्रांसफर. ओके, चलो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, वर्टिकल लाइन इन टीएच डायग्राम आपको क्या देगा? कोई मुझे बताएगा? टीएच डायग्राम है मेरा, स्पेशली आयुष पटेल एंड आयुष परमार. टीएच डायग्राम है मेरा और वर्टिकल लाइन है. ऐसी लाइन है, वर्टिकल लाइन है. सपोज ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है ना. तो कैन एनीवन इवन टेल मी कि यहाँ पे आपका जो
पॉइंट है वो एंट्रोपी वाला पॉइंट है, वहां पे हीट ट्रांसफर कितना होगा, उसका एरिया क्या आएगा, वर्टिकल लाइन है तो। और ये कौन सी प्रोसेस है, दो दो आंसर देना है आपको, एक तो इसका हीट ट्रांसफर कितना होगा और ये कौन सी प्रोसेस है ना। सर ये तो खबर पड़ी જાય સર આ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર છે हाथी कांस्टेंट, ओके, कई लेफ्ट साइड वाली फिगर के राइट साइड वाली फिगर। સર આ તો મને તો એક જ દેખાડી છે સર ओके, हाँ तने एनोटेशन नहीं देखाતું હશે પાછું, એક મિનિટ ફરીથી ડ્રો કરું, એક મિનિટ, હવે દેખાય છે હું ડ્રો કરું છું તે સર આયુષ? હવે દેખાય હા ઓકે, તો આ ટીએસ ડાયાગ્રામ છે, ઓકે, એમાં આ એક સ્ટ્રેટ વર્ટિકલ લાઈન છે, હા, તો હવે આમાં હીટ ટ્રાન્સફર કેટલું થશે, બરોબર, અને આ કઈ ટાઈપની પ્રોસેસ છે એનો આન્સર આપવાનો છે। આ કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર છે સર એક છૂટો ફોન મારો અહીંયાથી, છૂટો ફોન મારો। એન્ટ્રોપી એન્ટ્રોપી કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી છે ઓકે, હા, પછી ને આ બાજુ બરોબર છે છે, એક કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પ્રોસેસ છે, અને આ બાજુ તો કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર આ બાજુ શું? કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર લેફ્ટ સાઈડ ઓકે, હા, લેફ્ટ સાઈડ કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ છે અને રાઈટ સાઈડ વાળી ફિગરમાં કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પ્રોસેસ છે। તો કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી હા પ્રોસેસને આપણે શું કહેતા હતા, યાદ છે? આપણે કેટલી પ્રોસેસ જોઈ હતી? 5। એમાં કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પ્રોસેસને આપણે બીજું શું કહેતા હતા? પટેલ આયુષ, પટેલ આયુષ બધા લેક્ચર અટેમ્પ કરે પણ આન્સર નથી આવડતો। હે પટેલ આયુષ? તમને આટલું બેઝિક ના આવડે તો શું થશે પછી? કઈ કઈ પ્રોસેસ હતી મને કહો તો આપણે। એક કોન્સ્ટન્ટ પ્રેશર પ્રોસેસ હતી, એક કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ હતી, એક કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ હતી, વોલ્યુમ ચોથી હતી એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, એડિયાબેટિક પ્રોસેસ, અને પાંચમી હતી પોલિટ્રોપિક પ્રોસેસ, બરોબર? આ પોલિટ્રોપિક છે સર પોલિટ્રોપિક છે આ, સર પોલિટ્રોપિક છે। પોલિટ્રોપિક અને એડિયાબેટિક માં આ બંનેમાં જ કન્ફ્યુઝન છે એડિયાબેટિક આવે બકા। એડિયાબેટિક પ્રોસેસ કોને કહેવાય? એમાં શું થતું હતું ખ્યાલ છે? એડિયાબેટિક પ્રોસેસમાં આપણે ઇન્સ્યુલેશન કરતા હતા, ખ્યાલ હોય? ઇન્સ્યુલેશન કેમ કરીએ? કારણ કે ત્યાંથી હીટ બહાર નહીં જાય, બરોબર? જો હીટ બહાર નહીં જાય, હીટ અંદર નહીં આવે, તો એનો મતલબ શું થયો કે there is no heat transfer. હા No સર heat transfer in between system and surrounding, and if there is no heat હા transfer સર between system and surrounding, it is called as an adiabatic process. હા સર એ તો આપણે પેલા 4 હતા એમાં બી જોયેલું સર શેની એમાંથી અંદર? 2 ડિયાબેટિક એ સર એ 4 ની હતા કોમ્પ્રેસિવ અને એક કમ્પ્રેસિવ વાળું હતું અને એક ખેંચવા વાળું હતું કાર્નોટ સાયકલની થિયોરીની વાત કરે છે। હા સર એ જ એમાં બી ડિયાબેટિક હતી આમાં ને શું છે આયુષ, આમાં શું છે, જો મેન્ટલ સિચ્યુએશન કેવી છે તમારા લોકોની કે આમાં શું એક સિમ્પલ વસ્તુ છે કે તમે રિવાઇઝ નહીં કરો ને એટલે 2 થી 3 દિવસમાં બધું ભૂલી જાઓ, બરોબર? પોતાની જાતને થોડું પુશ કરીને રિવાઇઝ કરવું પડે। હવે તને પેલું યાદ રહ્યું, જે છેલ્લે ચલાવેલું એ તને યાદ રહ્યું, પણ એનું નામ નહીં યાદ રહ્યું, બરોબર? 2 દિવસ રહીને શું થશે ખબર, અથવા અઠવાડિયા રહીને બંને વસ્તુ ભૂલી જશે। કાર્નોટ સાયકલનું નામ તો તું ભૂલી ગયો, પણ આ જે થયું ને એ પણ તું ભૂલી જશે। જેમ અત્યારે તમે લોકો પ્રોસેસીસ ભૂલી ગયા ને, જે લગભગ મહિના પહેલા ચલવેલી, એવું, બરોબર? તો મેન્ટલ સિચ્યુએશન સમજો, મગજ કેવી રીતના કામ કરે કે ધીરે ધીરે થોડું થોડું રિવાઇઝ કરતા રહેવું પડે જાતે, ઓકે? અહીંયાથી હું 15 લેક્ચર લઈશ ને એકની એક બાબતના, કઈ જ ફરક નહીં પડે, કોઈ ફરક નહીં પડે। હ્યુમન સાયકોલોજી તો ખબર ને ભાઈ બધાને, આ હ્યુમન સાયકોલોજી છે ભાઈ, માઇન્ડ આવી રીતના જ વર્ક કરે, તમે ગમે તે કરી લો, હે ને? તો આ હતી આઇડિયાબેટિક પ્રોસેસ, જેને
જેની અંદર હીટ ટ્રાન્સફર નહીં થતું હતું એટલે Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હતું. ઓકે, અને એને આપણે કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પ્રોસેસ પણ કહેતા હતા. ઓકે, the vertical line shows the adiabatic process where there is no heat transfer. Fine. Okay, બીજું એક ક્વેશ્ચન કરું. પીવી ડાયાગ્રામ છે, એની લાઈન હોરિઝોન્ટલ ની જગ્યાએ હું વર્ટિકલ કરી નાખું તો શું થશે? સ્ટ્રેટ વર્ટિકલ લાઈન. એક મિનિટ. કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ. શું? કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ. ઓકે, ગુડ. કોન્સ્ટન્ટ વોલ્યુમ પ્રોસેસ. પણ એનું વર્ક શું આવશે? વર્ક શું આવશે? અને એક મિનિટ, મારું થોડું અધૂરું મ્યુટ કરી દે. જો ટીએસ ડાયાગ્રામ છે ને, એની અંદર વર્ટિકલ લાઈન હતી, બરોબર? તો આપણે જોયું કે ભાઈ વર્ટિકલ લાઈન હોય અને કોન્સ્ટન્ટ એન્ટ્રોપી પ્રોસેસ હોય, મીન્સ કે એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હોય, તો Q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 થાય, બરોબર? તો અહીંયા તમે બીજી રીતે બી આને પ્રૂવ કરી શકો કે ભાઈ વર્ટિકલ લાઈન છે, એની નીચેનો એરિયા કઈ જ નથી આવવાનો. આવે છે કઈ? એક સ્ટ્રેટ લાઈન જ આવે છે, પોઈન્ટ મળે છે તમને, એક સિમ્પલ પોઈન્ટ મળે છે આયરો, બરોબર? તો if there is no area below the TS diagram, તો Q will be 0. કોઈ એરિયા નથી તો હીટ ટ્રાન્સફર 0 થશે. સમજાયું આ મેં શું બોલ્યો બધાને? એટલે સર આમાં લેફ્ટ સાઈડમાં વર્ક આપણને એરિયા છે, એના લીધે આપણને વર્ક મળે છે. હા, એરિયા છે એટલે મળે છે. હવે ચલો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને. આ ફરીથી ઉપર ટીએસ ડાયાગ્રામ છે, બરોબર? કોન્સ્ટન્ટ ટેમ્પરેચર પ્રોસેસ છે. આમાં હીટ ટ્રાન્સફર થશે કે નહીં થશે? એરિયા પરથી તમને શું લાગે? હીટ ટ્રાન્સફર થશે કે નહીં થશે? સર એરિયા છે ને મારું. હેલો હા સર, આમાં થશે, આમાં એરિયા છે ને, પણ ટેમ્પરેચર તો કોન્સ્ટન્ટ છે સર. એક્ઝેક્ટલી. જુઓ આમાં કેમ થશે પર્ટિક્યુલર કેસમાં? કારણ કે એની નીચે આ સ્ટેટ 1 ની લાઈન અને આ સ્ટેટ 2 ની લાઈન, બરોબર? એની નીચે એરિયા છે, બરોબર? જે શું બતાવે કે ભાઈ તમારું હીટ ટ્રાન્સફર થઈ રહ્યું છે. ઓકે, એવી રીતના જુઓ પીવી ડાયાગ્રામમાં આ લાઈન હતી, એની નીચે આ બધો એરિયા હતો, જેની અંદર કહી શકાય કે ભાઈ પીવી ડાયાગ્રામ છે તો વર્ક થઈ રહ્યું છે. ઓકે, અને ટીએસ ડાયાગ્રામમાં જો વર્ટિકલ લાઈન હોય તો એનો મતલબ એવો થયો કે there is no heat transfer, અને જો પીવી ડાયાગ્રામમાં વર્ટિકલ લાઈન હોય તો there is no work. હેલો સર. હા, સમજાયું? બોલો. સર એક ડાઉટ છે સર, આમાં આ તમે કીધું ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ છે સર, તો હીટ ટ્રાન્સફર થાય, પણ ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ તો હીટ ટ્રાન્સફર નહીં થાય. ના, જો ઓકે. આમાં શું છે, ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ હોય ને તો એવું નથી કે હીટ ટ્રાન્સફર નહીં થાય. આ એક કેવો કન્સેપ્ટ છે ખબર? ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું બંને વચ્ચે, પણ એ ઇક્વિલિબ્રિયમ પછી પણ હીટ ટ્રાન્સફર તો થશે. એકચ્યુઅલી આપણે સમજાવવા માટે કેવું કે ભાઈ ટેમ્પરેચર કોન્સ્ટન્ટ થઈ ગયા, ઇક્વિલિબ્રિયમ થઈ ગયું, હીટ ટ્રાન્સફર નહીં થશે, પણ એકચ્યુઅલી એવું નથી હોતું, બરોબર? એમની વચ્ચે પણ હીટ ટ્રાન્સફર થાય છે. એકચ્યુઅલિટી છે, આ આઈડિયલ નથી. એમની વચ્ચે પણ હીટ ટ્રાન્સફર થાય. એની સ્પીડ ઘટી જાય હીટ ટ્રાન્સફર થવાની, ઓકે, પણ હીટ ટ્રાન્સફર તો થાય જ. સમજે છે? થાય થાય કઈ નહીં, વાંધો નહીં. આગળ વધું હું આગળ વધું? હા સર. એક કામ કરીએ, એક મિનિટ આગળ વધી. હું એવું વિચારતો હતો કે અત્યારે તમારું પેલું ડાઉટ છે સોલ્વ કરી દો. કઈ નહીં, ચલો પછી કરીએ. સો આ થયું પીવી અને ટીએસ ડાયાગ્રામ વિશે. હવે in engineering thermodynamics, what I have written here, that we are usually concerned with change of entropy and not with the absolute entropy. Okay, ये भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन हो गया आपका. ये इंटरव्यू क्वेश्चन इसीलिए हुआ ताकि जनरली हम ऐसा सोचते हैं कि भाई एंट्रोपी जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन
एंट्रोपी कभी हम फाइंड नहीं कर सकते, वी आर ओनली बी एबल टू फाइंड द चेंज ऑफ एंट्रोपी। ओके, आप देखोगे इक्वेशन में, यहाँ पे हमने इक्वेशन यहाँ पे लिखा जिसमें अंदर हमने एंट्रोपी नहीं लिखी लेकिन S2 माइनस S1 लिखा, और इसको एंट्रोपी चेंज बोलते हैं इन बिटवीन स्टेट 1 एंड स्टेट 2। ओके, सो वी आर ओनली एबल टू फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, है ना। फाइन, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है about the entropy. So integration of dqr by t will give the value of entropy change only, okay, if the process is an internally reversible process. Fine. अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो एंट्रोपी से निकल के आ रही है कि भाई अगर जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई क्लोसेस्ट इनइक्वालिटी है, उससे हम प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन से कि भाई ये प्रोसेस रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल है? तो उसके लिए मैथमेटिकल एक इक्वेशन है जिससे ऊपर से आपको पता चलेगा कि भाई ये रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। ओके, सो फर्स्ट वन, चेंज ऑफ एंट्रोपी फॉर रिवर्सिबल साइकिल इज 0। ओके, मतलब अगर आपका चेंज ऑफ एंट्रोपी इज इक्वल टू 0 है, ओके, तो ये आपकी रिवर्सिबल साइकिल हो गई, isn't it? सेकेंड स्टेटमेंट, सेकेंड पॉइंट, अगर चेंज ऑफ एंट्रोपी लेस देन 0 है तो वो आपका इरिवर्सिबल साइकिल हो। ओके, तो ये दूसरा आ गया विच इज लेस देन 0, 1 इज लेस देन 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों को मिला के क्या बनेगा? इक्वल और लेस देन 0, समझ रहे हो? सो एनी साइकिल आइदर इट इज रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, आपका जो एक कॉमन चेंज ऑफ एंट्रोपी का इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा? वो क्या बनेगा? वो बनेगा ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dq by t which is less than or equal to 0, और उसको बोलते हैं क्लोसियस इनइक्वालिटी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोल्ड किया है, रिवर्सिबल साइकिल के लिए इक्वेशन इक्वल टू 0, इरिवर्सिबल के लिए लेस देन 0। ओके, फाइन, मैं आगे बढ़ू? एनी डाउट्स? चलो मैं आगे। सो one of the important theory which is entropy is a point function or property of state. Okay, fine. एक काम करते हैं, वो वाला जो है ना सॉल्व कर देते हैं। रुको, मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल है यहाँ पे, आपका सॉल्यूशन अभी कर देते हैं वो वाला कि भाई व्हाट हैपन what if the temperature of both substance is same? Wait, does the heat supply does the heat supply between the same temperature of substance select much more?
I always prefer the Quora website to get the answer. Okay, here is the answer. देखो, if the two bodies are at the same temperature, then what about their heat transfers? कैसा लिखा है? तो उसमें आंसर क्या है? ओपन सिस्टम है अगर आपका, there is always heat transfer between two objects. Okay, always. एक थर्मोमीटर का एग्जांपल दिया है कि भाई थर्मोमीटर में इट गिव्स द टेम्परेचर व्हेन द टेम्परेचर ऑफ थर्मोमीटर एंड द बॉडी मेजर्स इट्स एन इक्विलिब्रियम. ओके, यू स्टिल कीप द थर्मोमीटर, इट हैज टू लूज हीट टू द सराउंडिंग, so there must be an equal amount of heat that must be fed into it from the body it measure. इसका मीनिंग ये समझा रहे हैं कि भाई आफ्टर इवन गेटिंग द इक्विलिब्रियम इन बिटवीन द टेम्परेचर एंड योर बॉडी, आपके बॉडी और टेम्परेचर के बीच में, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है, आपके बॉडी और थर्मोमीटर के बीच में इक्विलिब्रियम हो गया है, उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि भाई बॉडी हीट लूज नहीं करेगी. ओके, बॉडी तो ऑलवेज हीट लूज करेगी, लेकिन वो जो हीट है वो कहाँ पे चली जाएगी? एटमोस्फियर में चली जाएगी, isn't it? लेकिन नीचे कुछ लिखा है दैट इन जनरल नो हीट ट्रांसफर इन आइसोलेटेड सिस्टम. ये तो हमको पता है कि भाई मास और हीट या ऐसा कुछ भी है वो आइसोलेटेड सिस्टम में तो कुछ भी ट्रांसफर नहीं होता है ना. फाइन, नीचे एक और एग्जांपल दिया है, देखते हैं. इलेक्ट्रिक स्टोव का एग्जांपल दिया है जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और दूसरा आपका वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट है. then still they both will remain in 100 degree centigrade for some time. okay, तो वो इक्विलिब्रियम में रह रहा है जब भी वो हीट ट्रांसफर कर रहा है तब भी. एक और चीज वो लोगों ने एक्सप्लेन की है यहाँ पे, दैट एक स्टोव के अंदर जो पानी है उसको मैंने हीट दी. ओके, तो वो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है. क्या नहीं कर रहा है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है. देखो, जब मैंने उसको गर्म करना स्टार्ट किया ना, तो वाटर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा बढ़ा, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हुआ हुआ हुआ, फिर उसके बाद वो पानी इवेपोरेट होना स्टार्ट होता है. ओके, और ये जो इवेपोरेशन होता है ना, वो हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है. किस पे होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे. और उस टाइम ये पानी जो है वो यहां से उसके आगे वेपर बनना स्टार्ट करेगा, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पे जब वो
पूरा वेपर बन जाएगा, मतलब कि पूरा गैसियस फेज में होगा, isn't it? तो इस दौरान क्या हुआ भाई, इस दौरान क्या हुआ कि यहाँ पे तो मेरा टेम्परेचर बढ़ा, ओके, लेकिन स्टोव का टेम्परेचर के 100 रहने के बाद यहाँ पे भी मेरा टेम्परेचर जो है वो 100 ही रहा, और हीट उसको पानी को मिलती रही, और वो पानी से गैसियस फेज में कन्वर्ट होता है, isn't it? So these are the examples has been given to you, though it is somewhat typical thing to understand, I can understand that, लेकिन हीट ट्रांसफर होती रहे, है ना, टाइम। चलो तो आगे बढ़ते हैं अभी। एंट्रोपी इज अ पॉइंट फंक्शन और अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट, ये क्वेश्चन जीटीयू में आना पक्का ही पक्का है, ओके। सो यहाँ पे जैसे हमने इंटरनल एनर्जी के बारे में देखा था, यहाँ पे भी दो रिवर्सिबल प्रोसेस है, ओके, कुछ इस तरह से, जैसे हमने इंटरनल एनर्जी में देखा था, ओके, ये उसका सपोज स्टेट 1 है, ये उसका स्टेट 2 है, और यहाँ पे ये ए है पाथ, ये पाथ को ए बताया गया है, ये पाथ बी है, ओके, और ये जो बीच में से जा रहा है वो सी है सपोज, ओके। तो यहाँ पे दो रिवर्सिबल साइकिल बनेगी, एक कौन सी बन रही है, देखो 1A2B1, 1A2B1 मतलब कि 1A2B और 1, ओके, ये एक साइकिल बन गई, क्लोज है, देखो क्लोज हो रही है, तो क्लोज साइकिल हो गई, रिवर्सिबल साइकिल। उसके बाद दूसरी बन रही है 1A2C1, ओके, 1A2C1 दूसरी, 1A2C1, वो भी यहाँ से 1A2 और C1 तो यहीं से जाएगी, ओके, सी पाथ है आपका, तो ये हो गई आपकी 1A2C1, दो साइकिल बन गई, ओके। આ બીજી ની हाँ ત્રીજી ની આ બધી રાઈટ સાઈડ વાળી ત્રીજી ની બને गई तीजी, આ 1 हाँ પછી આ 2 વાળી हाँ, આ टू બીજું કલર 1 થી 2 पर आ गया, हाँ હા એટલે આ રાઈટ સાઈડ બીજું લખેલું છે ને સર આ કઈ ये तो बी लख्યું છે અમે, आ ने હા ये बी છે, बी, ये तो बनी गई ने, ये साइकिल तो बनी गई पहला 1A2B1, આ અડધી કેમ છે સર અડધી શું? આ સેન્ટર માંથી કેમ છે સર સેન્ટર વાળી લાઈન માંથી હા એટલે એમાંથી બનવાની ને, જો એ 2 માંથી જ પાસ થાય છે ને, કયો પાથ છે એનો, સી પાથ છે, આ પાથ સી છે, હા સમજો, તો એમાંથી હા બનવાની ને, 1 થી એ પાથ થી લઈને 2 પર જશે, અને 2 પરથી ફરીથી સી પાથ પર લઈને 1 પર આવશે પાછું, સમજે છે, આવી રીતે જો 1 થી 2 ને એક સીધી લાઈનમાં આવી જશે, આમ ક્લિયર? તો આ ક્લોઝ જ થઈ ને, 1 થી 2 આ પાથ થયો તમારો એ, અને આ પાથ જે છે એ થયો સી, જે એ હા તો ની સર ઓપોઝિટ ડિરેક્શનમાં છે, મેચ છે ને હા સર બોલ, 1 B 2 અને C કેમ છું એ નહીં બને, કેમ નહીં બને જો હું તને કહું, मतलब बी ने सी वाળો પાથ કહે છે ને, તો હા 1 B C અને 2 ઓકે ઓકે સમજી ગયો, એ मतलब રીતે રાઈટ છે સાઈડ 1 વાળું કહે છે, તો આ કહે છે, ઓકે, હા તો આ 1 છે, આ 2 છે, બરોબર, આ કેમ નહીં બને હું તને કહું, આ ડિરેક્શન આ સી છે, બરોબર, અને બી ની ડિરેક્શન કઈ છે, નીચે છે, સાયકલ નો મિનિંગ શું, કે એક જગ્યાએથી સ્ટાર્ટ થાય અને બીજી જગ્યાએ બંધ થાય, ઓકે, આમાં એવું થાય છે, આમાં 2 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એક પાથ, જે આ ડિરેક્શનમાં આવે છે, અને બીજો જ પાથ ત્યાંથી જ પાછો સ્ટાર્ટ થાય છે, જે અહીંયા આવે છે, ઓકે, એક એવું બનવું જોઈએ કે એક ક્લોઝ કરે સિસ્ટમને, સાયકલને ક્લોઝ કરે, સમજો હા તમે, હા સર સમજાયું ભાઈ, બધાને સમજાય છે ને થોડું થોડું? હા સર આયુષ, સમર્થ, ફાઈન, તો સુઈ ગયા લાગે છે, હે સુઈ ગયા કે શું? ઓકે, પટેલ આયુષ ના પાડે છે ને, એટલે સુઈ ગયા એમાં ના પાડે છે, કે સમજાતું નથી સમજાય છે એમાં ના પાડે?
अच्छा मतलब सुई નથી ગયા. ઓકે ઓકે ફાઇન. સારું ચલો હું થોડું આગળ વધું હો હવે. હવે આ બધું પૂછવું પડશે મારે ફરીથી. એક મિનિટ. ચાલો ભાઈ શ્રેયાંક સમર્થ સુઈ નથી ગયા ને? ઓકે થોડુંક થોડુંક સહી તો સારું, થોડુંક સમજમાં આવે છે બી અત્યારે બહુ સારું છે. બીકોઝ કેવું છે તમારે અચાનક સ્ટાર્ટ થયું છે ને એટલે બરોબર. સારું ચલો તો એઝ વી નો that we have two reversible cycles और ये जो दोनों साइकिल है उसमें जो एंट्रोपी चेंज हो रहा है वो हमको लिखना है ना. तो उसका जनरल इक्वेशन पहले लिख दो. रिवर्सिबल है तो इक्वल टू जीरो आएगा. देखो हमने दो चीजें देखी, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल. रिवर्सिबल है तो इक्वल टू जीरो आएगा और इरिवर्सिबल है तो लेस देन जीरो आएगा. ओके ये याद रखना भाई. तो फॉर रिवर्सिबल साइकिल ऑफ वन विच इज 1A2B1 उसके लिए क्या आएगा, देखो मैं फिगर ड्रॉ करूंगा फिर से, यहाँ पे जरूरत पड़ेगी. टीएस डायग्राम भाई आपको एग्जाम में टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है. आपकी बुक में भी है लेकिन मैं ऐसे यहाँ पे ड्रॉ करने वाला था, मैंने वो फिगर पुट ऑन नहीं की है यहाँ पे. अच्छे से नहीं आई. वेट 1 2 ये पाथ ए के और ये पाथ बी. चलो तो इसकी बात करते हैं पूरे पाथ की. सो पहले देखते हैं इसके दो पाथ है ए और बी. पहले ए पाथ का देखते हैं तो उसमें कौन सा जा रहा है ए पाथ के लिए 1 to 2 isn't it? तो 1 to 2 dq by t ऑफ ए पाथ रिवर्सिबल. आप ये लिख सकते हो इजीली, ए पाथ और रिवर्सिबल. ओके उसके बाद देखो यहां से यहां तक का तो हो गया 1 to 2 तक का. अभी क्लोज करने के लिए 2 से 1 फिर से जाएंगे विच इज बी पाथ. ओके तो 2 to 1 आएगा ना. अभी देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे 1 से 2 था इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 1 आएगा. क्यों? क्योंकि अभी हम 2 to 1 जा रहे हैं. उसका पाथ देखो बी का है ना, तो उसका भी एंट्रोपी चेंज तो वही आएगा dq by t. बी रिवर्सिबल यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे बी होगा विच इज इक्वल टू टोटल एंट्रोपी चेंज. ओके इंडिविजुअल पाथ का तो हो गया, अभी उसका टोटल आएगा तो हम कैसे लिखेंगे, पूरा साइकिल बना. सो फॉर अ साइक्लिक इंटीग्रेशन dq by t ऑफ रिवर्सिबल इज इक्वल टू 0. ओके आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा. नहीं आया हो तो मुझे बताओ, मैं वेट करता हूँ. आ गया लगता है सबको. फाइन ना खबर पड़ी. मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ रुको. चलो एक मिनट. हम्म फाइन. तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये डायग्राम पे हम प्रोसेस 1 to 2 जा रहे थे श्रेयांक के, जिसका पाथ था ए. ओके हमारी दो साइकिल बन रही है. सबसे पहले हमारी साइकिल बन रही है, एक साइकिल है 1A2B1. ये 1A2 हो गया. अभी ये बी पाथ के थ्रू होते हुए आगे जा रही है तो उसको एक मिनट, ये हो गया 1A2B1. ओके इसका पाथ है बी. क्लियर? तो ये जो
पूरा साइकिल, देखो ये बंद हो रहा है तो उसको साइकिल बोलते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, साइकिल बोलते हैं। तो ये पहली जो साइकिल है उसके लिए लिखना है, तो पहले हम ये पाथ के लिए लिखेंगे ए पाथ, फिर हम बी पाथ के लिए लिखेंगे पूरा। ओके, तो ये दोनों का मिला के जो बनेगा वो टोटल बनेगा। तो इसकी वजह से ए पाथ किस डायरेक्शन में जा रहा है, 1 to 2 जा रहा है, बी पाथ कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है। तो पाथ ए के लिए 1 to 2 जा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 dq by t ऑफ ए रिवर्सिबल। ओके, ये रिवर्सिबल, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है इसलिए हमने ए रिवर्सिबल लिखा। ओके, पाथ ए और रिवर्सिबल, और dq by t तो है चेंज इन एंट्रोपी का इक्वेशन। ओके, तो ये पाथ का खत्म हो गया, कौन से पाथ का, ए पाथ का। अभी बात करते हैं पाथ बी की। पाथ बी जो है कहां से कहां जा रहा है, 2 to 1 जा रहा है, आपको दिख रहा है। ओके, सो 2 to 1, यहाँ पे 2 to 1 मीन्स ये रहा, देखो 2 to 1 है ना, और एंट्रोपी चेंज तो dq by t ही आएगा उसका इक्वेशन। इन पाथ बी है तो यहाँ पे एक ही जगह पे हम बी लिखेंगे, विच इज बी रिवर्सिबल। और ये दोनों का मिला के टोटल बनता है, जो पूरा क्लोज साइकिल हो गया यहाँ से लेके पूरा क्लोज, है ना। तो उसको मैं बोल सकता हूँ साइक्लिक इंटीग्रेशन। ये जो आपको सिंबल दिख रहा है ना, इट इज ऑफ साइक्लिक इंटीग्रेशन, ओके, विच इज dq by t, साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t रिवर्सिबल। ओके, और ये जो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq by t है उसका टोटल वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी समझ में आ रहा है, अभी सबको समझ में आया। हाँ सर। ओके, श्रेयांक ने समझाएगी, आयुष परमार ने समझाएगी, गुड गुड गुड, समर्थ पटेल, आयुष, चलो चलो। तो ये हो गया 1A2B1 साइकिल के लिए। अभी बात करते हैं 1A2C1 साइकिल के। ओके, तो उसका कैसे करेंगे, सेम 1 to 2 तो जा ही रहा है, देखो एक मिनट, 1 to 2 जो है वो तो ए पाथ में जा ही रहा है आपका, ये आपको दिख रहा है फिगर में। ओके, तो उसका तो ये जो था वो सेम आएगा, देखो सेम है। अभी बी की जगह के पे सी पाथ है, मतलब वो 2 से निकल के 1 में सी पाथ के थ्रू जा रहा है, ऐसे, है ना, तो ये सी पाथ है। तो उसका कैसे लिखेंगे, सी पाथ फॉर 2 to 1, सो 2 to 1 dq by t, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा c ऑफ रिवर्सिबल विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, साइक्लिक इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पूरा आपका क्लोज सिस्टम हो गया, साइकिल बन गया, दैट इज व्हाई इट इज साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ dq रिवर्सिबल विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि रिवर्सिबल है। हो गया, चलो सेम हो गया, आगे बढ़ता हूँ। अभी मैंने यहाँ पे, ये हमको दो पाथ से दो इक्वेशन मिली, ये पहला वाला मिला और ये दूसरा वाला मिला। ओके, तो वो दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दोनों को मैं माइनस करता हूँ, ऐसा कुछ कर सकता हूँ। ओके, या फिर दोनों को कैंसल आउट भी हम कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम इसको इक्वलाइज करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको इक्वलाइज करेंगे तो क्या होगा, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर ऐसा होता है तो ये जो ए वाला है, ये वाला